अध्यक्ष मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस सेमिनार में उपस्थित सभी होम्योपैथ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि प्रख्यात होम्योपैथ तथा मेरठ कैंट बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी हैं। आज के सेमिनार में हमारे दो प्रमुख वक्ता हैं। पहले वक्ता डॉक्टर दीपक शर्मा जी हैं, जो एक अनुभवी होम्योपैथ दिल्ली से हैं तथा तातिया विश्वविद्यालय में बाल रोग विभाग में के प्रमुख हैं। इसके साथ ही आप दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन के महासचिव भी हैं, जो हमें पीसीओडी के संबंध में जानकारी देंगे। दूसरे वक्ता डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जी हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध होम्योपैथ, जो हमें स्किन संबंधित विज्ञान पर अपने विचार प्रकट करेंगे तथा इसी के साथ मानसिक रूब्रिक्स के संबंध में बताएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का ये सेमिनार हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होगा। आइए इस वैज्ञानिक सेमिनार का भरपूर लाभ उठाएं और होम्योपैथिक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करें। धन्यवाद। डॉक्टर संजीव मलिक, जो कि हमारे डीएचओ हैं। मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी को लेकर आए और दीप प्रज्वलित कराने में उनका सहयोग करें।
शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तते गुरुज्योति नमोस्तते दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर सुरभि रस्तोगी जी। इसके बाद में मैं श्री गणेश जी के आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रणम्ये शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूर्णवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे गणपति स्तोत्रं शंगी भामासे फलं लभेत् सवत्स्वेरं सिद्धिं च लभते नाश संशयम्। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नेहा कक्कड़। अब मैं हमारे दोनों वक्ता डॉक्टर दीपक शर्मा जी, डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी और डीएचओ सर को मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वो आए और डॉक्टर देवेश जो अध्यक्ष हैं वो उनका बुके देकर स्वागत करें। हेलो सर, सामने देखिएगा सर। ठीक है, ओके सर। नमस्कार। मैं मुरादाबाद के लोग जो हैं वो तो नमस्कार बहुत अच्छे बोलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत क्रांतिधरा मेरठ में। ठीक उसी तरह से मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन बहुत ज्यादा समय में इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि ऑलरेडी बहुत विलंब हो चुका है। हमारे वक्ता जो बाहर से आए, डॉक्टर दीपक शर्मा जी जो हमारे वक्ता हैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हमको अपने ज्ञान के पिटारे में से कुछ ज्ञान देने की कोशिश करें। सिटी के अंदर जो डीएन इंटर कॉलेज है उसी में सीपीएमटी का एग्जाम दिया। फिर उसके बाद सबसे पहला एडमिशन मेरा केजीके में हुआ। तो अभी ये बहुत नमस्कार वाली बात करी तो वो तो केजीके से ही स्टार्ट हो गई थी। बाई चांस सेकेंड काउंसलिंग में मैं लखनऊ पहुंच गया एनएचएमसी में, तो फिर वहां से मैंने पास आउट किया और मेरठ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि अपना ही घर है। और मेरठ की एक सबसे खास बात ये है
तो इस बात के लिए तो बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि हेरीमैन कॉम्प्लेक्स या हेरीमैन भवन, अभी जिस समय मैंने यहाँ पे आते ही एंटर करा, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी एंटर करता हूँ तो हर चीज का जैसे बुक का प्रीफेस पढ़ते ना, तो मैंने यहाँ देखा कि 1913 से हॉल है, इतने सारे प्रेसिडेंट, इतने सारे सेक्रेटरीज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बार मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन कोई अपना 2032 या 33 में ऐसा ही कोई हॉल बना करके अपना प्रोग्राम करे। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन भी ऐसा कर रही है, और मैं और ओवर इंडिया 8 ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहा हूँ। तो हम लोग एनिमेनियम कॉम्प्लेक्स के नाम पर बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रेरणा मुझे मेरठ से ही मिली जब से मैंने वो देखा। तो थैंक यू सो मच। सबसे खास धन्यवाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता का, जो पिछले 3 महीने से लगातार कांटेक्ट में है और हर चीज को लेकर के, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हर चीज को लेकर के, मतलब कब आएंगे, कैसे आएंगे, पावर पॉइंट की स्लाइड्स क्या हैं, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं। रात भी मतलब 10 बजे भी जब उनका सोने का टाइम था, उसके बावजूद भी मुझे लगातार फोन करते रहे, हमारी चिंता करते रहे। सब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। शुरुआत करते हैं पीसीओएस से। आज क्योंकि इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि डिजीज नहीं रह गई है, तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर हेरीमैन सर को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि सब कुछ जो आज हम यहाँ पर हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। आज जब आप यहाँ पे सीखने आए हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीएचएमएस से लेकर के और पीएचडी लेवल तक की सारी जानकारी दूं, मतलब एनाटॉमी से लेकर के और बाकी ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट पार्ट तक। तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि हमारा नॉर्मल साइकिल क्या होती है वो समझें, कॉमन थिंग्स हमें पता होनी चाहिए, पीसीओएस के बारे में अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, और सबसे मेन पॉइंट है लर्निंग। मतलब मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे कुछ सिखा के भेजो, और जब भी कभी पीसीओएस की बात आए तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे पल्सला मेडिसिन बताई या कोई भी मेडिसिन बताई और कल को वो आपने दी और आप फेलियर हो जाओ। तो ऐसी चीजें सीखनी है ताकि जब आप पीसीओएस को ठीक करो तो वो ठीक हो, चाहे वो किसी भी चीज से ठीक हो, लेकिन उसको ठीक करने का तरीका है यूट्रस, ओवरीज के साथ, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मतलब अगर आप सिर्फ इसी को पढ़ने लग जाओ तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो शायद आपने सुनी भी ना हो, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो लुइन एंड फिलिप की एक बुक आती है, तो गायनी के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखती है, लेकिन बहुत अलग चीजें हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कशन करेंगे जो कॉमन होगी और आप समझ पाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि सब लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या पीजी से सब लोग पास आउट हैं, स्टूडेंट हैं ना, गुड। तो नॉर्मल साइकिल के बारे में आप सब लोगों को पता है कि इवेंट में क्या होता है, एक ओवरी होती है। आज हमें सीखना पड़ेगा कि हम लोग पीसीओडी की बात कर रहे हैं। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आजकल सिंड्रोम कहलाने लगा, अब वो डिजीज नहीं रह गई है। तो क्या ऐसा था कि सिर्फ ये 2/3 की ओवरी जो है वो परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? क्योंकि छोटा सा ऑर्गन है, बहुत ही छोटा सा है, उसके बगल में इतना बड़ा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब भी है, तो फिर पीसीओडी सिर्फ एक ओवरी के लिए इतना सारा एग्जर्शन क्यों है? ये नॉर्मल ओवरी का स्ट्रक्चर है, छोटे से फॉलिकल से बनकर के एक ओवुलेशन की प्रक्रिया अपने आप में होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम समझेंगे पीसीओएस को तो हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर फैलोपियन ट्यूब और ओवरी का क्या अपना रिलेशन है। अभी आपने जब देखा, जो लास्ट वाली इमेज थी, इसमें आपने देखा कि एक लिगामेंट है जो ओवरी से अटैच है और ऊपर से फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो अगर ईश्वर चाहता तो सिर्फ लिगामेंट को एक ट्यूब देता और ओवा को वहां से ट्रांसफर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने प्लान किया कि जब ओवुलेशन होगा उसका जो पिकअप होगा फैलोपियन ट्यूब के रास्ते होगा। जैसे स्पर्म को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी ओवा को इस ट्यूब से गुजरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें शायद पावर पॉइंट अपडेटेड नहीं है, तो लेकिन मैं बिना वीडियो के समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन समझो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज ए कंडीशन इन विच ए वुमन हैज एन इम्बैलेंस ऑफ फीमेल हार्मोन, ठीक है। अब
सेक्सुअल हार्मोन्स की बात आई तो सिर्फ ओवरी क्यों? मालूम है बच्चों, कोई बताओगे कि डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है? सिम्टम्स हमें फाइंड आउट आ रहे थे, तब तक वो डिजीज थी। जब पता लगा कि नहीं यार ये सिर्फ सिम्टम्स की बात नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स को लेकर के बात हो रही है, एक सिंगल ओवरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी और भी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि कोई भी डॉक्टर जब उसके पास पेशेंट आता है तो ज्यादातर अल्ट्रासाउंड लेकर के आता है। अल्ट्रासाउंड में देखते हैं हम लोग कि पीसीओडी लिखा हुआ है इंप्रेशन में, तो बिना हम लोग फिल्म देखे ये डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ इसको पीसीओएस है। हम ये भी समझेंगे कि हमें और क्या डायग्नोसिस कैसे बनानी है, लेकिन जब भी कभी आपके पास अल्ट्रासाउंड आए तो हमेशा उसकी इमेजिंग पे जाओ और देखो कि जो नॉर्मल ओवरी है वो कैसे दिखेगी और पीसीओएस में एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखेगा जो पेरिफेरल में अरेंज्ड होगा। ओके, जो कि पॉइंटर नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये पेरिफेरी में एक अरेंजमेंट दिख रहा है ओवरी के अंदर, अगर ये पेरिफेरल अरेंजमेंट नहीं है तो पीसीओएस नहीं है, तो कुछ और। तो जब भी कभी आपके पास स्लाइड आ जाए या आपके पास अल्ट्रासाउंड आए, कभी कभी एक्सरे की जब रिपोर्ट देखते हैं तो उसके साथ मैच करना ही जरूरी है कि आपको एक्सरे की फिल्म में जो दिख रहा है वही रिपोर्ट में लिखा है या कुछ और लिखा है, सेम एज इन पीसीओएस। तो बहुत सारी गलतियां तो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि वो पहचान ही नहीं पा रहे कि आखिर पीसीओडी है या नहीं है। अगर पेरिफेरल अरेंजमेंट नहीं है, मतलब उस ओवरी के पेरिफेरल में सिस्ट अरेंजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो पीसीओएस नहीं है, वो कहीं कुछ और है। अगर इरेगुलर पैटर्न दिख रहा है तो वो इसका मतलब कार्सिनोमा की तरफ मूव कर रहा है। तो इसलिए स्लाइड देखना बहुत जरूरी है। थोड़े से हमसे ज्यादा एज की है। पीसीओडी कितनी पुरानी होगी उन सबको पता था, जितने भी आगे की लाइन में बैठे हैं उन सबको पता था। इसका एक सबसे बढ़िया प्रमाण है, बेशक उस समय अल्ट्रासाउंड नहीं थे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, लेकिन हाँ उनको ये तो पता था कि अगर शादी जल्दी नहीं हुई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से सबको पता था कि एक टाइम पे डिजीज आएगी, और अब बस ही इन्वेस्टिगेशन से हम लोग इसको पता लगाने लगे हैं। तो स्टेन एंड लेवेंथल जब 1935 में आए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि एनलार्ज ओवरी है, हिरोशिटिज्म है, ओबेसिटी है, क्रोनिक एनोवुलेशन है, सिंड्रोम ओ भी नाम रखा गया, ओवेरियन कंफ्यूजन भी रखा गया, ओवुलेशन डिसरप्शन, ओवर नरिशमेंट, बहुत सारे नाम रखे गए। अल्टीमेटली आज की डेट में देखेंगे तो ओवेरियन डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पीसीओएस पड़ा है। अब इसको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दे दिया गया, बिल्कुल डायबिटीज की तरह, क्योंकि डायबिटीज में मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया ना। आज की डेट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है पीसीओएस। बहुत पुरानी, मतलब मुझे 1865 की बुक मिली यूरेंसी की, होम्योपैथी। मुझे सच में इतने सालों की पीसीओएस की स्टडी में सबसे पहली बार बुक में मिला 1 साल पहले, कॉन्स्टिपेशन। जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो जो ओवरा है, जो स्टडी करी है उसके हिसाब से डाटा है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मुझे लगता है कि हर चौथी या 5वीं फीमेल को भी नॉर्मल है, अगर 33 डेज स्कोर है तो भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अभी जो नई डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हर 2 महीने के अंदर भी मेंसेस आ रहे हैं, लेकिन वो रेगुलर आ रहे हैं, वो पैटर्न उसका 2 महीने का बना हुआ है, तो भी ये साइकिल नॉर्मल है। अगर उसका पैटर्न 4 महीने का बना हुआ है तो भी ये साइकिल नॉर्मल है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि आपके जो पैटर्न है वो एक दिन 28 दिन का हुआ, अगली बार वो 52 दिन। सिर्फ एक ही थेरेपी है, वो होम्योपैथी है, जो ये बता सकती है कौन सी स्ट्रेस से कौन सी बीमारी होने वाली है। पूरी दुनिया में कोई और ऐसा मेडिकल सिस्टम है ही नहीं जो इस स्ट्रेस की डेफिनेशन दे पाए। हर एक बीमारी में आप ये तो सुनते हो स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, लेकिन कैसी स्ट्रेस? अगर मान लो पीसीओएस आएगा भी किसी फीमेल को तो वो कौन सी स्ट्रेस से आएगा? क्योंकि पढ़ाई की स्ट्रेस तो सबको है, घर की स्ट्रेस सबको है, पैसों की स्ट्रेस सबको है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेस है जो ओवरी पे जाकर के बैठ गई? ऐसी कौन सी बताओ? हमारा कौन, वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा इसमें। यही सुनना चाह रहा हूं। ये भी सब जानते हैं जितने भी बड़े बैठे हैं कि ये चलन था कि बुद्धि पे नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि सब कुछ तो यही कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा कौन सी रात को डिसाइड करता है कि आप अगले दिन कैसे उठोगे। हमारा हाइपोथैलेमस ये डिसाइड करता है कि कौन सा हार्मोन को कहां पहुंचाना है, फिर उसके बाद पिट्यूटरी डिसाइड करती है, फिर उसके बाद थायराइड डिसाइड करती है कि आज का हमारा दिन कैसा जाएगा, और ये डिसाइड करता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? मैंने बताया कि इरेगुलर
मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। डेफिनेशन क्या है? बॉडी पर हेयर आना, डिक्रीज ब्रेस्ट साइज, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, थिनिंग ऑफ, मतलब सीधी भाषा में कहो कि मेल हार्मोन ओवरी में इन्फ्लेमेशन। तो आपने पढ़ा होगा लाइकोपोडियम में पेन इन ओवरी, है ना? अभी पेन इन ओवरी तो प्रूविंग में आया होगा, तो किसने बताया होगा कि मेरे ओवरी में पेन हो रहा है? बताओ बच्चों, बताओ। हाँ, लेकिन एक फीमेल कैसे कहती है कि मेरे फीमेल, आप तो डॉक्टर हो, ओवरी को जानते हो, जो ओवरी को जानते हो कहते हैं मेरे ओवरी में पेन हो रहा है। सर लाइकोपोडियम में सिम्टम लिखा पेन इन ओवरी, तो जो सिम्टम प्रूविंग के दौरान बोले गए वही तो लिखे गए होंगे। लोअर एब्डोमेन पेन है ना सर, लाइन लिखी हुई है पेन इन ओवरी। मैं बता रहा हूँ उसका कारण कि जब डॉक्टर हैनीमैन या जो भी प्रूवर होंगे उस समय जो प्रूवर होंगे वो मेडिकल स्ट्रीम से रहे होंगे। जैसे अगर आप किसी आपको प्रूविंग करनी पड़े तो आप बता सकते हो कि मेरी ओवरी में पेन हो रहा है ना? लेकिन उस समय भी डॉक्टर हैनीमैन सर के साथ ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट थे जो प्रूविंग में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पेन इन ओवरी है। एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं बताएगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी सिम्टम्स आए हैं उनको कैसे कैच करना है। और ओवराइटिस जब भी हुई तो उसका प्राइम सिम्टम था पेन, कॉन्स्टिपेशन, और वो जब भी आया वो आया ओवुलेशन के दौरान, क्योंकि हर फीमेल अपने मिड साइकिल पर ओवुलेशन के पेन को फील करती है और वो ओवुलेशन का पेन 2 से 3 घंटे रहता है। ऐसा लगता है कि पेट में गैस बन रही है, भारीपन सा हो रहा है और वो अपने आप ही गायब हो जाता है। दैट इज नॉर्मल ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन जब हो गया लेकिन वो पेन परसिस्ट रह गया तो क्या है? कोई इन्फ्लेमेशन है, तो वो पहला साइन था ओवराइटिस। तो ओवराइटिस और कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले सिम्टम है जो ऐसे होम्योपैथ हमें लेने हैं। अदर साइन इसको सब लोग पहचानते होंगे। प्री डायबिटिक है, क्या नाम है? प्री डायबिटिक स्टेज है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट ये क्या है? स्किन टैक्स और वाट। हम लोग बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट दे आर नॉट वाट, दे आर डिविएंस। ये ठीक नहीं होते, जनरली ठीक नहीं होते ना सर? कितना कोशिश कर लो, क्योंकि ये वाट है ही। वाट इज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चल रहा है, उसमें आपके जो मेंसेस हैं वो 35 डेज से या 8 साइकिल पर ईयर, ये डेफिनेशन आ गई है कि इस डेफिनेशन पे ओलिगोमेनिया काउंट होता है। नाउ द मेन फीचर इज कि कोई भी एक सिंगल टेस्ट, मतलब आपके पास जैसे मैंने बताया कि एक अल्ट्रासाउंड लेकर के फीमेल आई और आपको उसमें इंप्रेशन में दिखाया कि ये पीसीओएस है, तो मतलब ये पीसीओएस नहीं है, ऐसे सोच के चलना है। बीइंग होम्योपैथ हमें चलना ही नहीं है, हम सिम्प्टोमेटोलॉजी पे चलेंगे, लेकिन हमें डायग्नोस्टिक भी आनी चाहिए। तो कोई भी एक सिंगल टेस्ट जो है वो पीसीओएस को डायग्नोस नहीं कर सकता। एनआईएच की डेफिनेशंस हैं, पुरानी हो गई हैं, थोड़ा नए क्राइटेरिया पे चलते हैं। 2022 के हिसाब से अभी जो रोटेंडम क्राइटेरिया चल रहा है पीसीओएस को फॉलो करने का, वो एनोवुलेशन, क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल साइन इन हाइपर एंड्रोगोनिज्म है, मतलब मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मैंने पहली पैटर्न बता दिया कि वो पेरिफेरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, नाउ अब आते हैं बात हार्मोन्स पे। हार्मोन कैसे टेस्ट कराएंगे? कोई बता सकता है कि अगर किसी पीसीओएस को हमें हार्मोन टेस्ट करने हैं तो हम कैसे कराएंगे? चलो, हार्मोनल पैनल ही आता है। हाँ, सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसमें LH, FSH, TSH, ALS, FSH और प्रोडक्टिव T3, T4, TSH, ये हार्मोन होते हैं। अब नाउ बात आती है सेकेंड डे क्या है, वो बताओ। और भी बताएं बच्चा, तुम पढ़ा दो, फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, गाइडेंस की, सब कुछ लिखा हुआ उसमें, सभी कुछ जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सब कुछ बुक की बातें बोल रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ बनाया नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है, उसमें सभी लोग ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? क्योंकि जितने भी जो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो सुबह ही रिलीज होंगे, वो कभी टाइम पर हो ही नहीं सकते।
आपके पास जब भी कोई थायराइड का पेशेंट आया, डायबिटीज का पेशेंट आया, पीसीओएस का पेशेंट आया, सबसे पहला सवाल ये पूछना उठते कितने बजे हो। अगर आप 8 बजे के बाद उठ रहे हो, मतलब ये तो मैं बहुत लेट बोल दिया, वरना तो बुक के हिसाब से 6 बजे के बाद है। लेकिन फिर भी आप दिल्ली, एनसीआर, मेरठ में कौन उठता है? 30 बजे में बिल्कुल ना उठे, है ना? मैं भी नहीं उठता हूँ कभी। तो सुबह 8 बजे के बाद जो भी उठ रहे हैं उनको ये रिलीज आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सुबह 4 बजे से रिलीज होने शुरू होते हैं और वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 बजे तक ही है। इसीलिए पूरा दिन डिसाइड करने वाले यही लोग हैं कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, आज आप पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए जितने भी जो बड़े लोग हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे हमारे अंबानी हो, चाहे जो भी हो, आप इनकी हिस्ट्री जो उठा करके देखो, वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठने वाले हैं। क्यों कहते थे हमारे ऋषि मुनि के ब्रह्म मुहूर्त में उठो? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ हार्मोन वहीं रिलीज होंगे, वरना होंगे ही नहीं। इसीलिए हम लोग डिजीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया है और हमने अपने कल्चर को बांटना शुरू कर दिया है। मतलब बाकी पूरी दुनिया योगा फॉलो कर रही है और हम लोग योगा को छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग तो बस दूसरों को फॉलो करते जा रहे हैं। हमें बर्गर पिज्जा खाने से मतलब है, अपना समोसा बुरा लग रहा है। समोसा तो ऑयली है, लेकिन पिज्जा बहुत बढ़िया है। तो ये हो रहा है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में अब नहीं आता, क्योंकि 20-30% जनरली रिपोर्ट खराब होती है। टीवीएस जो है वो सबसे यूजफुल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन क्योंकि अनमेरिड गर्ल में इंडिया में टीवीएस जनरली नहीं होता बिना किसी इमरजेंसी के, तो यहाँ पे हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट बचता है एमआरआई। एमआरआई आपकी सबसे मेन डायग्नोस्टिक टूल है, लेकिन इंडिया में वो भी नहीं कराते। आप लिख के दे दो एक बार एमआरआई, वो पेशेंट नहीं भागते। वो पता नहीं क्या होता है एमआरआई का बता दिया। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें फील करने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे अभी भी होम्योपैथिक फिजिशियन को इन्वेस्टिगेशन के लिए तो माना ही नहीं जाता है ना। इसलिए हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप क्या करो एमआरआई का, रिपोर्ट नहीं लेके आते। वो कहते हैं हम तो ये इसलिए नहीं लाए क्योंकि होम्योपैथी में जरूरत ही नहीं होगी। अल्ट्रासाउंड घर पे रखा है। अच्छा ये तो चलो घर पे रखा है, पता है हमसे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, वैसे तो वो नॉर्मल है। अरे उनको ये बोलो कि तुम्हें अल्ट्रासाउंड देखना आता था, फिर हम क्या करेंगे? वो ये नहीं सोचते डॉक्टर को आती नहीं देखना, आती नहीं देखना। हाँ बहुत बिल्कुल सही बात है सर। वो पहले डॉक्टर रिपोर्ट नहीं देखता, रिपोर्ट नहीं देखता, ठीक है ना, देख नहीं सकता। हाँ, और शायद इसीलिए हमारा भवन लेट बन रहा है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी पीसीओएस को जन्म दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आ गए हैं, ऐसे मटेरियल आ गए हैं जो आपकी पीसीओएस या डायबिटीज जैसी बीमारी दे रहे हैं। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इनफर्टिलिटी। बस पीसीओएस की फीमेल को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि मेंसेस आ जाए, कैसे भी आए। उसको ये नहीं पता कि मेंसेस क्यों आए। मेंसेस का काम क्या है? फर्टिलिटी। अब हमारे पास, आप लोगों में शायद किसी के पास आया ना हो, लेकिन हमारे पास ऐसी भी फीमेल आने लगी जो थोड़ी सी पढ़ लेती, क्योंकि अब तो एजुकेशन बहुत छोटे स्टैंडर्ड से शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रही। तो कहते हैं कि सर जब फर्टिलिटी काम है तो हम इतने सालों तक मेंसेस को क्यों झेलें? मतलब हमारे पास ऐसे पेशेंट भी 2-3 आई हैं जिन्होंने कहा है कि सर हमें साइकिल नहीं चाहिए, और लॉजिकली देखा जाए तो उनकी बात सही है। हाँ, उनको ये लगता है कि जब हमें फर्टिलिटी करनी होगी तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उसी समय हम फर्टिलिटी करेंगे, हो जाए। उनकी अपनी बात ठीक है, क्योंकि हम वो क्यों झेलें पूरे साइकिल को, एक पूरे महीने में स्ट्रेसफुल में रहें, अपना काम ना करें। तो बहुत सारी फीमेल कहती हैं हमें नहीं चाहिए, और बहुत सारी ऐसे भी करने लगी हमें शादी नहीं करनी, तो हमें बच्चे नहीं करने, तो हमें मेंसेस का काम क्या। ठीक है, साइकोलॉजिकली एक फीमेल पूरे फेज में 13 साल की जब उसको साइकिल शुरू हुए नॉर्मली, और 43 ईयर तक साइकिल को बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारी मदर्स हैं, जो अपनी बच्ची की काउंसलिंग नहीं करती कि आखिर मेंसेस क्यों है, क्यों आएंगे, तुम्हें उस समय क्या केयर करनी है, तुम्हें खाने पीने पे क्या ध्यान रखना है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। मेरी तो कर ही नहीं सकते हमारे समाज में। लेकिन जो हमारी मदर हैं वो भी अपनी बच्चियों को नहीं सिखाती कि साइकिल का क्या काम है और कैसे आपको अपने आप को मेंटेन रखना है
तो बाकी सारी चीजें तो अलग है। सबसे मेन चीज है इनफर्टिलिटी कि मेंसेस आने चाहिए, डॉक्टर साहब मेंसेस आने चाहिए, नहीं आ रहे। हम पूछते हैं जैसे 32 जिसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि सर मेंसेस नॉर्मल नहीं आ रहे, तो मैं पूछता हूँ करना क्या है, बच्चे करने हैं? तो उनको लगता है कि नहीं, तो फिर मैंने क्या करोगे मेंसेस का? ये बात फैक्ट है। जब आपको साइज का ऐसा क्यों नहीं है, तो मैं उनको यही बात बताता हूँ कि वो अपनी एक्सरसाइज को लेकर के, मॉर्निंग उठने को लेकर के, अपनी स्टाइल को लेकर के बहुत बहुत कॉन्शियस हैं। आप नहीं हो, ना यहाँ पे कैल्शियम की डाइट जाएगी, ना विटामिन पे ध्यान रखा जाएगा, ना आपको स्ट्रेस फ्री रखा जाएगा। आज भी कितना भी समाज कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन रात को 11 बजे के बाद फीमेल निकलेगी तो अनसेफ ही फील करेगी पूरी इंडिया के अंदर कहीं पे भी। बेशक सेफ हो लेकिन स्ट्रेस तो है ना। तो अपने आप में यही स्ट्रेस है जो चीजें आगे बढ़ाती हैं और पीसीओएस जैसी बीमारी को जन्म दे के देती हैं। ये पीसीओएस का स्केल है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जो लोग पीसीओएस पे स्टडी करना चाहें इससे उनके लिए है। जब भी कभी पीसीओएस का पेशेंट आए तो इन्हीं क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो कलेक्ट करने हैं। नाउ अब आते हैं ट्रीटमेंट प्लान पे। ट्रीटमेंट प्लान में मेडिसिनल ट्रीटमेंट, डाइट प्लान, एक्सरसाइज और काउंसलिंग। मैं आज इस स्टेज पे कहता हूँ कि जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसमें ये 4 स्टेप बहुत मैंडेटरी हैं। इन 4 स्टेप में आपको 3 स्टेप लेने जरूरी हैं, वरना आप सिर्फ एक ही चीज पर ठीक नहीं कर पाओगे। पीसीओएस तो खासकर आप सोचो सिर्फ मेडिसिन दी ठीक हो गया, आप सोचो सिर्फ डाइट प्लान किया ठीक हो गया, एक्सरसाइज या काउंसलिंग, सबके अपने अपने रोल है, लेकिन कोई एक सिंगल चीज नहीं, हर एक चीज के ऊपर आपको काम करना है। ये हमने 7 ब्रांच, क्योंकि इस समय हमारी ऑलरेडी 10 ब्रांच हैं ऑर्बिट क्लिनिक की, और उसमें से 2011 की स्टडी है, 2017 तक चली। जो केसेस होंगे वो इस स्टडी के अलग है, लेकिन मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ जो हमने की थी। उसमें हमने लगभग 246 केसेस पे काम किया 7 ब्रांचेस के अंदर, जिसमें से 164 केसेस तो बहुत बढ़िया रहे, 58 केसेस उस समय तक चल रहे थे। 8 केसेस ऐसे थे जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, जिनको होम्योपैथी भरोसा नहीं था, या जिनको बच्चे जल्दी चाहिए थे, जल्दी ठीक होना था, वो वहां से लौट गए और वो सपोर्ट नहीं कर पाए। 6 पेशेंट ऐसे भी थे जिनको मैं ठीक नहीं कर पाया, लेकिन उसको हमने जो भी रेफरेंस दिया, हमारे यहाँ पूरी सारी क्लिनिक्स में एक ही रेफरेंस रहता है, वो रहता है हमारे सीनियर होम्योपैथ का। मतलब आज मुझे पता लगा कि मेरठ के अंदर सुधीर गुप्ता जी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरठ से कोई पीसीओएस का केस आया तो मैं सबसे पहले इन्हीं को रेफर करूंगा। हमारे यहाँ से कभी भी किसी दूसरी स्ट्रीम में मेडिसिन जाता ही नहीं। कोई पेशेंट भी अगर मेरे से ठीक नहीं हो रहा है तो वो होम्योपैथ के पास ही जाएगा। मैं ठीक नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मेरे सीनियर तो करेंगे। इवन सीनियर नहीं, मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं उनको रेफर करता हूँ, क्योंकि जब स्टूडेंट लेवल पे होते हैं तो अच्छा काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ, मैंने बेटा इसको देखो जरा केस को, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जाकर के देखो। इसे कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा अभी केसेस में। तो ये हमारी स्टडी थी। चलो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, तो आज चलते हैं ऑर्गन पार्ट पे, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। मेरे पास जब सुधीर सर का फोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर क्लासिकल होम्योपैथी पे हम लोग कोई लेक्चर करना चाहते हैं, जो क्लासिकल होम्योपैथी। तो मैंने कहा ठीक है सर, ऐसे करेंगे। अब क्लासिकल का मतलब क्या है? जो डॉक्टर हेनमैन ने किया हो, है ना? ये क्लासिकल मतलब किसी भी का मतलब है कि जो डॉक्टर हेनमैन कह के गए हैं आप उसी पे काम करेंगे। तो इसके लिए मेरा सबसे फेवरेट एफोरिज्म जो है वो एफोरिज्म नंबर 3 है। इसको आप ध्यान से पढ़ो। इसकी सबसे पहली लाइन, अच्छा उससे भी पहले चलते हैं। 3 नंबर लिखा है, उसके आगे सिंबल है, इस सिंबल का मतलब बताओ। ये तो हमने बना लिया, ये तो होम्योपैथ ने बनाया ना एफोरिज्म। सिंबल का मतलब बताओ। डॉक्टर हेनीमैन बहुत बढ़िया ट्रांसलेटर थे, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, और उनको मेडिसिन की बहुत नॉलेज थी। उन्होंने होम्योपैथी के कंसेप्ट को सिर्फ अपने कंसेप्ट से नहीं लाए, उन्होंने जब ट्रांसलेशन करी बहुत सारी बुक्स की, जिसमें यूनानी भी थी, आयुर्वेद भी रही होगी, तो उन्होंने लगा कि हाँ यार कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो उससे भी थोड़ा एडवांस हो। तो जब वो ये ऑर्गन लिख करके गए तो अपने सिंबल में, क्योंकि सिंबल तो और भी यूज कर सकते थे, हैशटैग था, स्टार था, आज के जमाने में बहुत सारे उस जमाने में भी थे, तो सिर्फ उन्होंने ये सिंबल क्यों यूज करा? इस सिंबल का एक सिग्निफिकेंस है कि जितने भी एफोरिज्म है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये तो सबको मालूम है, ऑर्गन में पढ़ाते हैं। इससे भी मेन बात है कि ये म्यूजिकल टोन को रिप्रेजेंट करता है।
म्यूजिकल टोन का मतलब है कि डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत क्लियर ये कहने की कोशिश करी कि जो भी नया मरीज आ जाए उसका एक गाना बनाओ और अपने आप बजाओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप पहला एफोरिज्म लगाओगे, फिर दूसरा लगाओगे, फिर तीसरा लगाओगे, फिर चौथा, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में से आपको जहां भी जिस पेशेंट के लिए कुछ भी सेट हो रहा है आप बस वो फिट करते चले जाओ। तो ये उस सिंबल का मतलब है। नाउ अब चलते हैं पहले वर्ड पे। उन्होंने लिखा इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव। ठीक है, तो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने पहला जो शब्द है इफ का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो यही उन्होंने सारी बात काट दी। ठीक है, आगे लिखा इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव, मतलब अगर पेशेंट जो फिजिशियन है वो उस पेशेंट को अच्छे से परसीव कर पाया तो आगे की कहानी शुरू होगी। अभी तो यही कहानी शुरू हुई है। अब मालूम हो सकता है कि डॉक्टर गुप्ता सर या कोई भी सीनियर होम्योपैथ अपनी ओपीडी में बैठा हो, बड़े ध्यान से बैठा हो, मन लगा के बैठा हो, लेकिन पीछे से बीवी का फोन आ जाए, घर आ जाओ, तो कितने भी परसीविंग चाहो होएगी नहीं जब तक ये बात ना पता लग जाए हुआ क्या है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फिजिशियन क्लियरली परसीव कर पा रहा है तो व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, मतलब उस डिजीज में क्या क्योर होने लायक है, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, और ब्रैकेट में लिखा नॉलेज ऑफ डिजीज और उसके इंडिकेशन। मतलब क्या है, वही जो मैं आपको पहले से सिखाता आ रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड की फिल्म भी देखो और रिपोर्ट भी देखो। तो उन्होंने कहा कि जो डिजीज है उसके सिम्टम और जो पेशेंट इंडिकेट कर रहा है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का मिलान करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड आया, पीसीओएस लिखा और आपने भी अपने उसमें लिखा केयर ऑफ कंप्लेंट ऑफ पीसीओएस, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लियरली कहा कि नॉलेज ऑफ डिजीज कॉमा उसके इंडिकेशन भी होने चाहिए। इफ ही क्लियरली परसीव, फिर उन्होंने दोबारा लिख दिया इफ ही क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मतलब जो आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है उसमें कुछ क्योर करने की क्षमता भी है या नहीं है, या सिर्फ आप आर्सेनिक एल्बम दिए जा रहे हो और कोविड ठीक हुआ नहीं। तो कोविड के सिम्टम भी तो आने चाहिए ना, आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम भी तो आने चाहिए। तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि क्यूरेटिव के जो परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन दैट इज टू से इन इंडिविजुअल मेडिसिन। उसके बाद लिख दिया नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स, कि आपकी उसका जो मेडिसिन है उसके अंदर वो क्षमता है भी उसको ठीक करने की या नहीं, ये भी एक फिजिशियन को डिसाइड करना है। उसके बाद चलते हैं एंड इफ ही नोज हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल व्हाट इज टू बी क्यूरेटिव इन मेडिसिन to what to has discovered to be undoubtedly morbid in the patient so that the recovery must ensure। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ जो मैंने पढ़ाया तब तो जाकर के आपको सोचना कि आपको कुछ रिकवरी मिलेगी। उसके बाद जो मेन हेडिंग है उसमें चलते हैं। उन्होंने लिख दिया कि ensure to adapt it as well as in respect to suitability of the medicine most appropriate according to the mode of action to the case before him। ब्रैकेट में लिखा चॉइस ऑफ द रेमेडी कॉमा द मेडिसिन इंडिकेटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पेशेंट आई, मेरा मन करता है उसको साइलेशन लेने का, आ रही है फूल, ऐसा होता है ना, पेशेंट आया हमारे पास और हमें लगा बस इसी का है, और ऐसा होता भी है अगर आपने उससे बदल के मेडिसिन दी तो ठीक भी नहीं होता, ठीक उसी से होगा जो हमारे दिमाग में पहली बार क्लिक कर गई, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस बता रहा है, पिक्चर आ जाती है। और ये पिक्चर कब आती है, आपके एक्सपीरियंस से। सबसे इंटेलिजेंट मैथमेटिका का मास्टर कौन है, फर्स्ट क्रॉप का बच्चा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड मेडिसिन है, कुछ ही मेडिसिन सीखी है, तो उसको लगता है कि भाई साहब एकोनाइट से ही दुनिया जीती जा सकती है ना। सीनियर को तो आता ही नहीं कि पता नहीं एकोनाइट क्यों ले रहे, बैठे बैठे कहते हैं ओपीडी में सर एकोनाइट ही तो पूरा दिखा तो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चॉइस ऑफ रेमेडी, मतलब जो आपकी रेमेडी आपकी चॉइस से है और उसके जो इंडिकेशंस हैं वो मैच करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि साइलेश आपके दिमाग में आई और साइलेश से सिम्टम आ नहीं रहे, तो मतलब ये ऐसे भी मेरे पास एक होम्योपैथ मिले जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, मैं तो पीछे ऐसे बक्सा रहता हूँ, उठाता हूँ, देता हूँ और काम करता हूँ,
हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी, देखिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पेशेंट 100-150 पर डे के हैं, उनके साथ तो ऐसे ही होगा ना, करना पड़ेगा। अगर मेरे को अपनी ओपीडी बढ़ानी है तो मुझे ऐसे एक केस को कैसे ले सकता हूँ इस अफोर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अभी तो जरा मेन बात तो रहेगी, उस पर बात लिखते हैं, एज ऑल्सो इन रेस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉपर डोज। अब ये बताओ कौन बताएगा? फर्स्ट ईयर के बच्चे तो बता ही सकते हैं, आगे तो पढ़ाई होगा। प्रॉपर डोज क्या है? सिंगल सिंपल एंड वन एक्टिव। से यहाँ डोज की बात है। आपके पास एक पेशेंट आ गया, आपने उसको डिसाइड करा कि फास्फोरस 30 चाहिए, अब देनी कैसे, ये बताइए। ये डोज उसको क्या कहते हैं, तो शुगर ऑफ मिल्क में क्रश कर, ठीक है। और फिर जो भी आपका केस है उसके हिसाब से उसमें डिसॉल्व करना है, उसको अच्छे से स्टिर करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसमें से 1 स्पून देना है, ठीक है। अब कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? कोई भी नहीं। तो फिर क्लासिकल होम्योपैथी का होगा, सर क्रश करने तक करते हैं, डिसॉल्व तक नहीं है। ओवरीसीड ग्लोब्यूल क्रश विद शुगर ऑफ मिल्क एंड गिव इट ऑन, इतना तक है। हाँ इतना तक है ना, डाइल्यूट नहीं कर रहे, जो कि बहुत हेक्टिक प्रोसीजर है। और चलो इन सब के लिए तालियां, तो हम सब इतना तो कर रहे हैं। तो हम तो क्लासिकल कहाँ से लाएंगे? नहीं है। पहली बात तो जब पॉपी सीड, किसी भी एक पेशेंट को सिर्फ गोलियां देते रहना, और कंफर्म तौर पे उस पेशेंट को जो बिल्कुल नॉर्मल था एसिडिटी आ जाएगी, कंफर्म। तो शुगर ऑफ मिल्क यूज कर सकते हैं सर, बिल्कुल प्लेन वाला यूज करो ना। शुगर ऑफ पाउडर। हाँ मैं तो हर कंपनी से, मतलब 2008 में जब मैं प्रैक्टिस में आया था तब मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे कंपोजिशन बताओ, अपने लेवल पे कंपोजिशन लिखो, पूरी जिंदगी आपकी ग्लोब्यूल यूज करूंगा। किसी एक भी कंपनी ने अभी तक भी कंपोजिशन जो भी आप ग्लोब्यूल देख रहे होंगे उस पर देखो कि उन्होंने क्या लिखा है। शायद कुछ कंपनी उन्हीं की डोज है, क्योंकि उन्होंने वो उबाल जो है वो काली बाइक्रोन का पूरा कर दिया। तो रिपीटिशन का जो डोज है ये सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है, वो है आपका एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के ये कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ये सोचो कि आज मैं एक डोज दूं और वो कल को ठीक हो जाए, ये जरूरी नहीं हो सकता। कल भी जरूरत हो सकता है, परसों भी जरूरत हो सकता है, उसको 1 महीने तक जरूरत हो। ऐसे बहुत सारे केसेस है। जो सिंगल सिंपल एंड वन एट ए टाइम है ना, आज के टाइम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, मैं 55 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 55 ईयर्स। उसमें जो है रिपीटिशन जो है जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है हमारा जो आ रहा है, शौक है बर्गर खाने का या उसको शौक है स्मोकिंग करने का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे हटेगी। अगर अब आपको मना कर देती है तो भी आप केस को ठीक नहीं कर पाओगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल होम्योपैथी। Obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent. अब इस वर्ड पे आओ, रेस्टोरेशन। जब इतना सब कुछ कर लिया होम्योपैथ ने, एक फिजिशियन को नहीं है कि आपका पेशेंट ठीक ही हो जाएगा, वहां भी उन्होंने लगा दिया बहुत चालाकी से मे बी परमानेंट। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, मतलब पूरे लॉस पे चले, उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया मे बी परमानेंट, देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रेशनली। मतलब आपको फिर पैसे वैसे के ध्यान नहीं देना, जो आए दे दो। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के इतने खर्चे कर रहे हैं, भाई कहाँ से होगा। और अगर चलो मानो हम अपना खर्चा निकाल रहे हैं तो बाकी लोगों को कैसे निकालेंगे? आपको सिस्टम को तो कुछ ना कुछ देना ही है ना। और हमेशा ये जो लाइनें थी ये उन्होंने जब लिखी जब वो अपने पूरे कैरियर के बिल्कुल एंड स्टेज पे थे, लास्ट, जहां उनको कुछ भी नहीं करना था, जहां उनको कोई सिस्टम मेंटेन नहीं करना था। हमें अब जो बच्चे आ रहे हैं, अब से 4 साल बाद 5 साल बाद इनको सिस्टम को कुछ करके दिखाना होगा। तो ये लाइन वहां के लिए एप्लीकेबल 7th में। टोटलिटी ऑफ सिम्टम है ना, क्या मतलब है? सारे सिम्टम के मेंटल टू फिजिकल। तो ये भी मैं दूर कर देता हूं। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम है, इस दा का अपना एक सिग्निफिकेंस है। टोटलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी कहानी बनाई और उसको टोटल इकट्ठा कर दिया, ये नहीं। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम का मतलब है कि जो वो लेकर के आए, मरीज ने कंप्लेंट करी, जो कंप्लेंट करी उसकी टोटलिटी बनानी है पूरी पूरी। मतलब अगर सिर का दर्द लेकर के आया तो उस सिर के दर्द की टोटलिटी बननी है। तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम है, एफोरिज्म 7 की लाइन लिखी हुई नीचे।
सिम्टम नहीं है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम का करके हमने इसको भी खराब कर लिया। तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम याद रखना है। नाउ म्याज पर बहुत सारी कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो होमोपैथी के बाद म्याज के हैं। जो बच्चे अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एसपीएम पढ़ रहे होंगे, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, उसमें भी म्याज का जिक्र है। तो उसमें पीएसएम लिखती है, एसपी जो पाक है वो लिखते हैं कि जितनी भी ऐसी थ्योरीज थी उस टाइम की, भूत प्रेत की, म्याज की, ये ऐसी थ्योरी थी जिनके बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। तो उसके बाद ये उस समय भी म्याज चल रहा था, शायद उसी की थ्योरी का एक पार्ट है जो उन्होंने कॉपी किया। यही जरूरत से अपना एक कंसेप्ट बनाया। अब म्याज को लेकर के होम्योपैथी आज भी जिंदा है, ऐसा नहीं कि म्याज बेकार है, लेकिन म्याज के ऊपर होम्योपैथी जिंदा है। लेकिन इसको समझाने वाले और इसको समझने वाले सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। मतलब पूरे होम्योपैथी का अगर सिस्टम कंफ्यूज है तो वो सिर्फ म्याज को लेकर के, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इतनी बहुत एक लाइन में क्लियर करता हूँ कि म्याज है क्या। आपकी बॉडी है बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी है, सेंट्रल एक्सिस है, जितना आप इससे दूर हटते चले जाओगे तो साइकोटिक है, और जितना पेरिफेरी पे आते जाओगे उतने सोरी। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर आपके पास कोई यूटेराइन फाइब्रॉइड लेकर के आया और पीसीओएस लेकर के आया तो ज्यादा जरूरी क्या है? वो सोरी है ही नहीं। जरूरी क्या है? यूट्रस। अगर आपको हाइपर एसिडिटी का पेशेंट आया ना कोई, ये तुम्हारे लिए सबसे मेन कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हाइपर एसिडिटी हार्ट अटैक लेकर आएगा। जिस पेशेंट को एक बार हाइपर एसिडिटी आई उसको हार्ट अटैक आना कंफर्म है, निश्चित है एकदम, हर एक साइंस जानती है। तो हाइपर एसिडिटी कहाँ आएगी? सेंट्रल में। तो इसको आप सॉरी साइकोटिक मत समझो, ये बहुत सिम्पलिटिक है। सेंटर पे जितनी भी सिम्टम आ रहे हैं पूरे सेंटर में, उस सेंटर पे बोन्स भी आ गया है ना, उसी सिम्टम पे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गए। अगर किसी मेल के पेनिस पे अगर कोई इरप्शन आ गया समझो वो सिम्पलिटिक। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो सेंट्रल लाइन पे सिम्टम आ रहे हैं वो सिम्पलिटिक है, जितना दूर हटते जाएंगे उतना साइकोटिक, जितना पेरिफेरी की तरफ जाएंगे उतने सॉरी। बस इतना सही कंसेप्ट है। इसी पे लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज है, इसी पे लोग इस पे। एक पेशेंट आई 32 ईयर की, और क्योंकि नाम हम पब्लिश कर नहीं सकते, 32 ईयर की फीमेल थी और मैरिड थी, ऑक्यूपेशन उसका टीचर है। बैकग्राउंड हिस्ट्री में द पेशेंट presented with a chief complaint of recurrent severe left-sided headache presenting for the past 3 years. The headache was described as throbbing in nature and were aggravated by stress and hormonal fluctuations. Past history में patient medical history revealed a diagnosis of PCOS at the age of 28, managed conservatively with lifestyle modification and occasional hormonal therapies. Her menstrual cycle were irregular and associated dysmenorrhea and mood swings was there. साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट में, क्योंकि जब हमने आपको बताया कि होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो आपके सिम्टम्स के मतलब पूरे शरीर के सबसे अंदर तक घुसने की क्षमता रखती है और वो ड्रीम्स तक काम करती है। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ एक होम्योपैथी ऐसी साइंस है जो ये बताती है कि अगर आपको ये ड्रीम आया तो आपको ये मेडिसिन हो सकती है, वरना कोई भी जादू टोने के अलावा कोई भी मेडिकल साइंस ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं करती। तो सोचो होम्योपैथी इतने डेप्थ लेवल पे जा सकती है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। तो होम्योपैथी सबसे बेस्ट है, लेकिन बस हम उसको बेस्ट बता नहीं पा रहे हैं। वो फाइट कर रहे हैं या आपको कोई हेडेक दे रहे हैं या कोई किसी भी चीज से परेशान कर रहे हैं। दूसरा टीम था चेज बाय ए मॉब, एन अननोन मॉब परस्यूइंग हर विद एन इंटेंट टू हार्म और सेक्सुअली असॉल्ट हर, लीविंग हर विद ए लिंगरिंग सेंस ऑफ ड्रेड। ऐसे बहुत सारी फीमेल हैं जो अपने सपनों को नहीं बताती हैं। रिपर्टरी, तो रिपर्टरी क्या है? एक टूल है जो हमें डायग्नोस करने बताता है कि हमें कौन सी मेडिसिन को सेलेक्ट करना है, लेकिन वो टूल है, उसको जब यूज करना है जब आपको मेडिसिन कंफर्म नहीं हो रही है। जब आपके पास मेडिसिन है ऑलरेडी तो सिम्टम है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी जो एनालिसिस थी इस केस के बारे में, इसको पर्टिकुलर ड्रीम्स थी और जिस मेडिसिन को मैंने सेलेक्ट किया उसका जो पहला ही माइंड का सिम्टम है वो इल्यूजन और हेलुसिनेशन अबाउट स्नेक्स, ये पहली लाइन है। और मुझे इसमें रिवर्टी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मालूम है। इमेजिन्स दैट ऑल आर अराउंड हर, दैट दे आर क्रीपिंग इनटू हर बेड, फियर टू क्लोज हर आईज, हॉरिबल विजन्स। कौन सी मेडिसिन हो सकती है?
लटके। अब कितनी देर लगी सोचने में सर? सेकंड तो लगी ना। तो इसके लिए आपको इतनी सारी कहानी की क्या जरूरत है? अगर आपका पेशेंट आपको कोई भी ऐसा सिम्टम जो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है दे रहा है तो आपको कुछ और सिम्टम्स की जरूरत नहीं रहेगी। पिक्यूलियर सिम्टम। हाँ बिल्कुल पिक्यूलियर सिम्टम है। Based on individual analysis, LACAN 30 was selected as the homeopathic remedy. The homeopathy choice was supported by vivid imaginary of snakes. वो सबसे पहले तो उसके snake के जो ड्रीम्स है वो ठीक हुए। सबसे पहला काम PCOS के अल्ट्रासाउंड को तो भूल जाओ, लेकिन सबसे पहला काम उसका जो ड्रीम था, जब आपने उसको नींद अच्छी दे दी तो बहुत सारे सिम्टम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लान में हमने इनिशियली LACAN 30 1 वाटर डोज डेली फॉर 7 डेज। अभी जो ये वाटर डोज की थ्योरी चल रही है, जो इस समय हम लोग काम कर रहे हैं बेस्ट है। हाँ 2000 जैसे मैंने आप लोगों को ग्लोब्यूल के बारे में बताया था, हमारी पूरी किसी भी क्लिनिक में 2012 से हमने एक भी ग्लोब्यूल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम हमेशा वाटर डोज भी चलते हैं। बेस्ट। ठीक है, तो हमने सब 25 रुपए बचा लिए। अभी वाटर डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडजस्टेड बेस्ड ऑन द सिम्पटम रिस्पांस। ओके, तो ये LACAN का एक बहुत छोटा सा केस था जिसको मुझे कोई टूल की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत आराम से ठीक भी हुआ। 6-7 महीने के अंदर ठीक हो गया। कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट मंथ में रिडक्शन ड्रीम्स का, हेडेक्स का 40% तक ठीक हुई। तो उसके बाद हेडेक्स फर्दर रिड्यूस इन सीवियरिटी एंड ऑकर्ड हिस्टोरिकली प्राइमरी लिंक टू स्ट्रेस, द ड्रीम रिलीफ नहीं आया। जब हम बात करते हैं क्योर, तो जब क्योर की बात करते हैं तो आपको किसी भी केस को क्योर करने के लिए आज का जो क्राइटेरिया है वो हर डिजीज के हिसाब से बना हुआ है। अगर आपको PCOS क्योर दिखाना है तो आपको पूरा 1 साल चाहिए जहाँ पे मेंसेस रेगुलर है। उसके बिना आप केस को सबमिट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपको मेंसेस आए, 2 महीने आए, 3 महीने आए, आपने नॉर्मल कर दिया, ऐसा नहीं है। विदाउट मेडिसिन 1 साल तक अगर साइकिल नॉर्मल आते हैं तब आप उस केस को सबमिट करने के लायक बनेंगे। सेकेंड केस 21 ईयर की फीमेल जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन 2 साल से लेकर के रिक्वायर्ड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसको बहुत जरूरत पड़ी और HRT से जो उसको मेंसेस आए वो बहुत पेनफुल रहे। बोले एक हार्मोन थेरेपी जब भी आप देते हैं जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं उससे मेंसेस तो आने क्राउडेड एंड सीवियरली पेनफुल, ब्लीडिंग लास्ट ओनली फॉर 1 to 1.5 डेज, है ना? ये तो पढ़ाई होम्योपैथी में मेंसेस ओनली फॉर 1 डे। मतलब इससे एडवांस कोई पैथी होगी? इससे एडवांस कोई भी पैथी नहीं है, बस हम लोगों को पता नहीं पाया। तो जब हमें यही ऐसे क्लियर सिम्टम मिल रहे हैं तो मैं और कहीं जाने की क्या जरूरत है? नो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग पास्ट हिस्ट्री में वायरल फीवर, अदर हमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं मिला। जनरल फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत नॉर्मल थे, खास थोड़ी इंक्रीज थी, एपेटाइट रिड्यूस। मेंटल्स में बहुत थोड़ी आर्टिस्टिक लड़की थी, बहुत फास्टिडियस, सिंपैथेटिक, सुसाइडल थॉट्स के साथ हमारे पास आई। और इस केस के बारे में आपको ये बता दूं कि हमें इसको ठीक करने में, इसको समझने में, कोई भी फीमेल जो आपके पास आ रही है तो ज्यादातर तो या तो मदर के साथ आएगी या हस्बैंड के साथ आएगी या कोई ना कोई उसका रिलेटिव उसको लेकर के आएगा ट्रीटमेंट के लिए। जनरली सिंगल वीमेन जो है वो थोड़ा कम आती है। तो पहली बार में आपको कोई क्यों बात बताएगा, क्यों आपके या तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, सभी तरह इतने सीनियर होने चाहिए कि बस एक क्लिक किया और आपको सब कुछ बक के चली गई। तो ऐसा जनरली PCOS के केसेस में नहीं होता, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पेट के अंदर बात रखने की क्षमता फीमेल्स में ही है। ये बात हमने गलत फैलाई, पेट और तक पेट में बात नहीं फंसती, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वो आपको PCOS के बारे में, अपने लाइफ के बारे में एकदम से क्यों बताएगी। दूसरी बात ये कि जब आप काम करते हो, जैसे हमारी एक टीम वर्क है, तो हमारी उसकी काउंसलिंग करी तो मैंने यहाँ से एक थीम पकड़ी, मैंने कहा तुम ये क्यों बनना चाह रही हो। तब वो बात खुली, तब उसने बताया। फिर मुझे अपने जूनियर कंसल्टेंट को बाहर भेजना पड़ा, उसके बाद उसके जो अटेंडेंट आए उनको बाहर बैठाना पड़ा। उसके बाद उसने जो बताया, उसने कहा कि सर मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपनी मदर को एक बार बताया था, लेकिन मदर ने पता क्या जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इतने बड़े टीचर। ऐसा होता है हमारे समाज में, ऐसा होता है जिसकी रेस्पेक्ट पेरेंट्स नहीं लगाया तो उसके बाद वो चुप हो गई। उसके बाद उसने कभी भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इवन अपनी फ्रेंड से भी। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप किसी केस में इतने डीप एंगल तक पहुंचते हैं तो हमेशा उस पेशेंट को थोड़ा टाइम दिया करो। ये जरूरी नहीं कि आज ही दवाई आ जाएगी,
क्योंकि उसने अभी तो निकाला है ना सब कुछ। तो यहाँ पे काउंसलिंग का पार्ट है, जो मैंने आपको ट्रीटमेंट में बताया था कि ट्रीटमेंट पार्ट में काउंसलिंग कहाँ रोल प्ले करती है। तो ये काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है। आपको उस समय एक पेशेंट के सामने उसका मजाक नहीं बनाना है, उसको बहुत सीरियसली उसको सुनना है कि क्या हुआ, और ये जानना है कि आखिर उसकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई। तो जो सफर्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम ए ट्यूटर, ये इसका सबसे प्राइम सिम्टम था, और इसी प्राइम सिम्टम के आधार पर ही एक मेडिसिन है एसिडी है। तो ज्यादातर मेल पेशेंट है, लेकिन फीमेल एक इमोशनली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके सिम्टम्स को निकालना बहुत जरूरी है। तो मोलेस्टेशन के लिए कार्सिनोसिन का हमेशा यूज करो। मेडिसिन दे करके थक गए, उसके बाद हमें 6 महीने बाद पता लगा और कार्सिनोसिन दी, और हमने टोटली जो बनाई वो इस बेस पे कि क्रेविंग फॉर चॉकलेट थी, पैशन फॉर आर्टिस्टिक माइंड था, बहुत स्लीप ऑन हर एब्डोमेन। स्लीप ऑन हर एब्डोमेन की कौन कौन सी सबसे बेस्ट मेडिसिन है? मेडोरेनियम। मैक फॉर सबसे बढ़िया रेमेडी है। अगर आपको एब्डोमेन स्लीप पे काम करना है और कोई सी ऐसी मेडिसिन पे काम करना है जो बहुत ज्यादा डीप एक्टिंग भी ना हो और जो किसी नर्व सोर्स साइकोड से बाहर हो, तो मैग्नीशिया फॉस इज अ वंडरफुल रेमेडी। तो यहाँ हमने जब रिपर्टरी का चार्ट बनाया तब भी कार्सिनोसिन जो है वो 5th फेज में थी, लेकिन मैंने पहले बताया कि रिपर्टरी सिर्फ एक टूल है, वो हमें पड़ी थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग सिम्टम के साथ साथ हमने सिर्फ कार्सिनोसिन को 200 वैसे ही सिर्फ वाटर डोज, बाकी अपनी फेवरेट रेमेडी रोब्रोमेड के साथ 2019 में हमने दिया था। सो वी स्टार्टेड विद द नोसोट इंडिकेटेड इन दिस केस इन ऑर्डर टू ओपन अप दिस केस। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहली बार की प्रिस्क्रिप्शन में नोसोट या सार्कोट मत लो, बहुत सारे लोग ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको इंडिकेटेड लग रहा है तो आप जो मर्जी दो। बीइंग ए होम्योपैथ, हम होम्योपैथी के मास्टर्स हैं, ठीक है। हम मदर टिंचर से लेकर के सीएम तक, एलएम तक जो चाहे यूज करो। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि तुम्हें मदर टिंचर यूज नहीं करना है, तुम्हें बायोकेमिक यूज नहीं। जैसा गाना बनाना है एक पेशेंट के लिए बनाओ, बस करो होम्योपैथी, उसको मिक्सअप मत करो। आपको लगता है कि मदर टिंचर देने, दे दो। आपको देने 2 मदर टिंचर देने, दे दो। पॉली फार्मेसी करनी है, करो। कोई किसने रोका? डॉक्टर हेरीमैन ने नहीं करा क्या? नेक्स्ट समय हमारे 7 क्लिनिक थे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रैक्टिस हर क्लिनिक पे अलग है। किसी पे हम मदर टिंचर बेस काम कर रहे हैं, किसी पे हम बायोकेमिक पे काम कर रहे हैं। एक क्लिनिक है जहाँ पे हम सिर्फ 30 पे काम कर रहे हैं, एक क्लिनिक ऐसा जहाँ पे हम सिर्फ 6 पे काम कर रहे हैं। एक क्लिनिक है नहीं तो पानी पिलाओ, कुछ करो, ग्लोब्यूल दो, समझो वही उसकी सबसे परफेक्ट रेमेडी है। तो हमें एक्चुअली लॉजिकली पूरे इंस्टीट्यूशन में कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि डोज तुम्हें टंग पे डालनी है, सबलिंगुअल डालनी है, हाथ पे देनी है, या 4 गोली सुबह दोपहर शाम देनी है, 6 देनी है, किसी ने सिखाया। हम होम्योपैथ ने अपने नियम अपने आप बनाए कि 4 गोली सुबह दोपहर शाम देनी, वरना कौन सी किताब में लिखा बताओ? कहीं नहीं लिखा। पता है क्या नियम है कि कितने हफ्ते में खत्म करनी है, कितने दिन में खत्म करनी है। इसीलिए हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई 4 गोली सुबह दोपहर शाम देनी है, 6 गोली सुबह दोपहर शाम देनी है। पेशेंट आके पूछता है कि डॉक्टर साहब वो बच्चा 6 गोली एक्स्ट्रा खा गया, क्या करेंगे? आप कहते हो कुछ नहीं होगा। तो हम अपने आप ही कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये तो हमारे मुंह से निकल गया ना। तो ये गलत है। हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर 4 दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं। ये साइंटिफिकली आना चाहिए, और ऐसा काम वही कर सकते हैं जो फार्मेसी में बहुत एक्सपर्ट है। एक भी प्रैक्टिशनर तो नहीं कर सकता, जो फार्मेसी वाले कहेंगे वही करना पड़ेगा। सॉरी, हमारे पास पेशेंट की टेस्टिमोनियल की रिपोर्ट्स हैं, की वीडियोस हैं, पर ये ओपन नहीं हो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट केस पे चलता हूँ। एक 39 ईयर की फीमेल हमारे पास आई, और उसका सबसे प्राइम क्वेश्चन था बैठते ही कि डॉक्टर साहब आपने इस टाइप के केस देखे हैं या नहीं, आप इस केस को ठीक कर सकते हैं या नहीं, बिना ये बताए केस क्या। तो मैंने रिपोर्ट तो दिखाओ। तो हमने देखा वो इसलिए डरी हुई थी क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक सर्जरी हो चुकी थी सेम केस के लिए। अब वो फिर से वैसे ही पीसीओएस की दिक्कत लेकर गए सिस्ट की। तो ये उसका प्राइम सिम्टम था, 2004 की बात है। जब हमने सिम्टम लिए तो ओवरी में सिस्ट, वो पेशेंट ने खुद ही कहा कि मेरे को ओवरी में सिस्ट है। ये नहीं बताते कि दर्द है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये नहीं, सीधे रिपोर्ट के बिहाफ पे हम सिम्टम लेते हैं कि भाई सिम्टम बताओ। तो लोअर 2004, स्मॉल जॉइंट पेन 2011 से थे, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन 4 से 5 साल, विटामिन डी डेफिशिएंट थी, मदर की हिस्ट्री हाई ब्लड प्रेशर की और फादर की हाई ब्लड प्रेशर की। फिजिकल जर्नल्स में टी एपेटाइट नॉर्मल है, ये सब सिम्टम
से ज़्यादा जरूरी है कि हम इस केस के बारे में बात करें। अब नाउ स्लीप जो सबसे मेन सिम्टम है, डिस्टर्ब थी, लाइट थी, पावरफुल थी, लाइंग ऑन बैक और ऑन लेफ्ट साइड, अगेन ड्रीम ऑफ स्नेक्स एंड डेड रिलेटिव्स। डेड रिलेटिव कोई भी सपने आ जाए, आते बहुत सारे लोगों को आते, तो नेटवर्क न्यूरो इज द प्राइम रेमेडी। सिम्टम चाहे जो भी आ रहा हो, आपको सिम्टम वाइज मेडिसिन मैच ना करे, लेकिन आपको क्लू जरूर मिल जाता है कि ये नेटवर्क न्यूरो की तरफ जाएगा जरूर। टॉकेटिव इन नेचर, इफ एनीवन टॉक टू टॉक देन इरिटेट्स। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मीनाक्षी 14 साल में शुरू हुई, रेगुलर 8 से 10 देर तक थे। व्हाइट इज डिस्चार्ज, फील फ्रेश ड्यूरिंग मेंसेस, नो जॉइंट पेन ड्यूरिंग मेंसेस। ये भी खास सिम्टम है क्योंकि वैसे स्मॉल जॉइंट पेन थे लेकिन यहाँ पे नहीं है। आगे मेडिसिन, ये इसकी रिपोर्ट जब हमारे पास आई पूरे सिस्ट को लेकर के, फाइब्रॉइड यूट्रस में भी था, लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट थी, सिंपल और एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा क्या होता है? पीसीओएस के बारे में जानना है तो इसको जानना पड़ेगा। एंडोमेट्रियोमा का मतलब है, क्योंकि वो वीडियो नहीं मैं आपको बताता नहीं सर, जो एंडोमेट्रियम है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखते हैं कि ये ओवरी है, इसको एक ओवरी मानो और ये उसका लिगामेंट है जहाँ से वो अटैच किया। और मैं आपको बता दूं पूरी अभी तक भी मेडिकल साइंस में, आज भी मेडिकल साइंस ये नहीं बता पाई कि ओवरी के किस पार्ट से ओवुलेशन इस मंथ होने वाला है। उसको डिसाइड पता कौन करता है? उस फिम्ब्रीज की मूवमेंट। पूरे महीने वो जो मूवमेंट करती है, जिस पार्ट को सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगी वही पार्ट से ये ओवुलेशन होगा, और जब वो ओवुलेशन होगा तो उसको फिम्ब्रीज कैच करेंगी और ट्यूब के अंदर ले जाएंगी। लेकिन इन केस इस ओवा को क्या चाहिए? नॉर्मली एक बेड चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब हुआ क्या कि ओवुलेशन हुआ, लेकिन वो ओवुलेशन फिम्ब्री कैच नहीं कर पाई, तो वो कहां गया? कहां गया? वो गया पेरिटोनियम में। तो जहां भी पेरिटोनियम में जाएगा उसको क्या चाहिए था? अपना बेड चाहिए था, तो उसने अपना माइक बेड क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा, जिसके बारे में आज भी बुक्स में लिखा है कि कॉज अननोन। तो कॉज तो नोन है लेकिन बस समझ नहीं पा रहे। तो उस ओवा को क्या चाहिए था? बेड चाहिए था, उसने अपना बेड बाहर बना लिया। तो ये भी एक बहुत टिपिकल कंसेप्ट है पीसीओएस के पेशेंट के लिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में बिना फिम्ब्री की एक्सरसाइज के आप उसको ठीक नहीं करें, क्योंकि यहाँ तो ओवरी अच्छा एक्ट कर रही है, ओवरी ने ओवुलेशन भी अच्छा कर दिया, लेकिन वो तो फिम्ब्री कैच नहीं कर पा रही ना। तो जो फिम्ब्री है उसको भी अच्छे से ट्रीट करना है अपने डाइट और एक्सरसाइज से। नाउ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि एक ही सिम्टम ने बता दिया कि कौन सी मेडिसिन हो सकती है। नंबर 1 तो लेफ्ट साइड, दूसरा कि जॉइंट पेन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बिल्कुल नहीं हो रही, इसके लिए हमें किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ी। लेगेसिस 1 है, बढ़िया सी मेडिसिन दी कप में डाल करके, और उसके बाद बेसिक मैंने बता दिया आपको। प्राइम एक्शन, मॉर्निंग में हेडेक के लिए भी लेगेसिस बहुत मशहूर है, क्योंकि रात को नींद आती नहीं तो सुबह उठते ही हेडेक होते हैं। फील बेटर ड्यूरिंग मेंसेस, जॉइंट पेन रिलीफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ये सबसे प्राइम सिम्टम थे। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन उसके बाद अगस्त में, फिर उसके बाद 9 अगस्त को, फिर उसके बाद फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन 19 अगस्त में जब आए तो कोई फाइब्रॉइड नहीं, कोई सिस्ट नहीं, कोई जो बायलेटरल पीसीओडी थी वो 16 तो 18 स्मॉल फॉलिकल आ गए, ठीक है। नाउ अब आते हैं इस केस पे। सबसे मेन बात थी ये केस कोविड के दौरान एक्सपायर हो गई, लेकिन यहाँ से वो परेशान हो गई हमारे यहाँ से। हमने क्या करा, उसको सिस्ट को हमने ठीक कर दी, उसको उससे दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कि मेरे को पीसीओडी दोबारा आ गया। उसको दिक्कत हुई क्योंकि उसने पीसीओडी के लिए बड़ी मेहनत करी थी, है ना, ठीक कराने के लिए। लेकिन जब मैं उसको ये एक्सप्लेन करने लगा कि मैम आपके सिम्टम रिवर्स हो रहे हैं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो शायद या तो उस समय मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा या मैं उसको समझा नहीं पाया, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में आकर के कि डॉक्टर साहब आपने तो मुझे वही बीमारी दे दी जिसके लिए मैंने इतना ट्रीटमेंट कराया। तो जब भी आप ध्यान रखो कि रिवर्सल ऑफ सिम्टम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन वाज द फर्स्ट सिम्टम, तो कॉन्स्टिपेशन तक वापस आना चाहिए पेशेंट, तभी आपकी मेडिसिन इफेक्टिव है। वरना आप पीसीओडी तो कैसे भी ठीक कर लोगे बहुत सारी चीजों को देख करके, लेकिन अगर वो जो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका केस ठीक नहीं हुआ है।
अब यहाँ पे पेशेंट को आज की डेट में समझाना, जब इतनी बड़ी साइंटिफिक चीजें अवेलेबल है कि भैया हम तो सिर का दर्द ठीक करने आए थे, आपने हमारी नींद खराब कर दी, तो ये समझाना और उस पेशेंट को वहां तक ध्यान रखना, ये अपने आप में काउंसलिंग का पार्ट है। तो मैंने इस पेशेंट को इसलिए मिस करा क्योंकि हम उसको बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन वो बायलेटरल पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को देख करके कहने लगी कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। वो इतनी बड़ी जो हेमरेजिस थी वो ठीक हो गई, उससे टेंशन नहीं है उसको, लेकिन टेंशन थी सिर्फ इस बात से। नाउ नेक्स्ट केस, एक 23 ईयर की फीमेल आई हमारे पास 8 अक्टूबर 2011 को, बहुत सीवियर पेन और क्रैम्प के साथ, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन थे 1 साल से, वेट गेन थी और एब्डोमिनल ग्रोथ ऑन हेयर जो पीसीओडी के नॉर्मल सिम्टम थे, और इनफर्टिलिटी 10 महीनों से। हालांकि इनफर्टिलिटी के केसेस नहीं आते क्योंकि 10 महीने के जो केसेस होते हैं वो इनफर्टिलिटी में जनरली नहीं आते। पास्ट हिस्ट्री में थायराइड एट द एज ऑफ 10 ईयर, फैमिली हिस्ट्री में मदर को अस्थमा, मदर को डायबिटीज, ब्रदर को अस्थमा, ग्रैंडफादर को डायबिटीज, ग्रैंडमदर को अस्थमा, मेडिसिन बताओ। हो सकता है स्टूडेंट तो ना बता पाए, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो यहीं से ही अपनी मेडिसिन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। डिजायर फॉर आइसक्रीम, बनाना, ऑरेंजेस एंड चॉकलेट, अब बताओ। ऑफेंसिव स्वेटिंग बोथ अंडरआर्म्स, नॉन ऑफेंसिव एट फेस एंड नेक, recurrent burning while urination, treated conservatively by drinking more water. tuberculina हाँ सर, लगभग पास पहुँच रहे हैं। phosphorus नहीं सर। lie on abdomen above। तो हमें मेडिसिन को कैसे सेलेक्ट करना है ये बहुत जरूरी है। हमारे पास आजकल एक होम्योपैथी में बड़ा ट्रेंड चल गया कि 3-4 घंटे केस लो, तो वो क्यों लो? क्योंकि उसके लिए टोटलिटी ऑफ 10 सिम्टम भी तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें टोटलिटी ऑफ 10 सिम्टम का तो पता नहीं, केस लेने बैठ गए और बाद में पूछा कि निकला क्या, तो ये पता नहीं निकला क्या, बस हमने सिम्टम ले लिए। तो आजकल जो स्टूडेंट आते हैं मेरे पास वो कहते हैं कि सर इतने घंटे तो चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? उसको विजिट दो। अगर आप आज की डेट में केस नहीं समझ पा रहे तो आज उसको एसएल दो। कौन सी जल्दी आ रही है? इमरजेंसी में तो आया नहीं, हार्ट अटैक तो हो नहीं रहा ना। तो आपके पास एक सबसे बढ़िया जो टूल है वो ये है कि आप पेशेंट को वेट करा सकते हो। आप कह सकते हो कि आप हमारे पास इतनी लंबी बीमारी लेके आए हो तो जल्दी तो ठीक नहीं होगी, तो जल्दी क्या है आज दवाई देने की। तो फिर वेट नहीं करना चाहते, कहते हैं जल्दी चाहिए पीरियड्स। हाँ बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो लेकिन हमें वो काउंसलिंग वाला पार्ट देखना है ना, कि हमें समझाना पड़ेगा भाई मेंसेस एक दिन में नहीं आएंगे। आज आपको मेंसेस आएंगे तब हमें जाकर सेकंड डे पे थर्ड डे पे क्या डोज देनी है वो डिसाइड करना है। पीसीओएस के केस में ये भी जरूरी है कि आपको डोज कब देनी है, उसके बारे में भी आएंगे अभी। तो मेडिसिन वाज मेड्रोनियम, और जो रुब्रिक्स थे डिजायर फॉर आइसक्रीम या बनाना या ऑरेंज, इन तीनों में से कोई एक, स्लीप ऑन एब्डोमेन, और फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की मैक्सिमम टाइम मिले, तो मेड्रोनियम से बढ़िया कोई दवाई है ही किसी भी केस में। मतलब अगर आपको सिर्फ इतनी सी चीज पे मेड्रोनियम क्लियर आ रही है तो कान चाहे घुमा के इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, तो कौन सा सिस्टम बढ़िया होगा? जो आपको 5 घंटे में मेड्रोनियम निकाल के दे रहा है या सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेड्रोनियम निकाल कर दे रहा है? लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये वन डे का गेम नहीं है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन 14 नवंबर को, गॉट मेंसेस विद माइल्ड पेन, थोड़ा कम पेन था, क्रैम्प भी कम थे, फॉलोअप केस अगेन विद द प्लेसिबो। थर्ड में डॉक्टर आई एम क्वाइट हैप्पी नाउ एंड गॉट मेंसेस अगेन ऑन 14 दिसंबर। इसके लिए बहुत खुश होती है फीमेल, अगर टाइम से एक बार दोबारा साइकिल आ जाए तो इसके लिए तो बहुत खुश होती है। हमेशा वही चलती रहेगी। आपको एक हमेशा रूल बना दो, जो भी इंडिकेटेड रेमेडी होगी वो उसी रेमेडी का एक्यूट जरूर लेकर के आएगी। अगर आपने नेटम्यूट दी है तो ब्राइनिया का एक्यूट जरूर आएगा, अगर आपने कैलकेरा काफ दी है तो बेलेडोना का एक्यूट जरूर आएगा। बस आपको डिसाइड करना है कि उस समय बेलेडोना देनी है या नहीं देनी है। अगर आपको पेशेंट को देनी पड़े तो आप बेझिझक दो, क्योंकि डॉक्टर ने मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि सिर्फ इतना ही करना है। उन्होंने लिखा है सब कुछ फॉलो करता जा रहा हूं। उन्होंने एलएम पोटेंसी तक वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए। कब पहुंचे? जब वो डेडिकेटली उस पर लगे रहे। हमने अपनी प्रैक्टिस को एक ही थीम पे बना लिया, ये सबसे बड़ी गड़बड़ बात है। कभी भी एक थीम पे मत चलो, हर एक को फॉलो करो, हर एक सिस्टम को फॉलो करते रहो, हर एक को समझो कि उन्होंने क्या क्या किया है। फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन 23 जन को, गॉट मेंसेस ऑफ 10 जनवरी 2012। यहाँ पे इनकी जो प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट थी वो थोड़ी हाई रेज थी और एलएच बहुत डिक्रीज हुआ था, टीएसएच नॉर्मल आने लगा था।
5th में 27 फेब को 2012 में और कंप्लेंट्स आर नाउ बेटर, स्किन इरेक्शन इम्प्रूव। जो हमने कैलकुलेटर सर्व दी है वो 4th प्रिस्क्रिप्शन पे दी थी 200 में, और गॉट मैसेज ऑन 12th का 2012। उसी समय हम प्रेगनेंसी के लिए भी उसको एडवाइस करते रहते थे, और उसके बाद मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। लेकिन 19 मई 2014 को हमारे पास फोन आया कि उसको एक बेबी बॉय हुआ है। इसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है, और जब कई सालों बाद इन्फॉर्मेशन आती है डॉक्टर साहब हम एक मरीज भेज रहे हैं क्योंकि हमारा वो चीज ठीक हुई थी, तो इससे बढ़िया खुशी किसी भी फिजिशियन के लिए कभी भी नहीं हो सकती। Unmarried female came with already diagnosed case of PCOS. Now the symptom: excessive thick discharge per vagina, utter foul smelling, aggravation night, consistency thick jelly-like color, white, or excessive itching in vagina, aggravation at night or evening, irregular menses since 6 months, 15 days cycle, characteristic bright red, flow profuse. Patient was apparently well, 6 month पहले बिल्कुल ठीक थी। फिर क्रॉनिक हिस्ट्री में मिली हेडेक की, फैमिली हिस्ट्री में कोई सिंगल फ्रेंड नहीं, फिजिकल जर्नल्स में एपेटाइट डिक्रीज, मेडिसिन बताने वाले को सब लोग यूरिनरी यूरिन में नॉर्मल, स्टूल अनसैटिस्फैक्टरी, डिजायर फॉर स्वीट्स, एवर्जन नॉट सिग्निफिकेंट, स्लीप सेटिस्फैक्टरी एंड 8 आवर्स स्लीप थी, ड्रीम्स नथिंग सिग्निफिकेंट, थर्मल रिएक्शन चली। ये हमने एक रिपोर्ट का इस्तेमाल करा क्योंकि हमें सिम्टम में बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। आपको जितने भी सिम्टम लिए उसमें से कौन सी बढ़िया मेडिसिन आ रही है? यस, सीपीआर। किसने जवाब दिया? सीपीआर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई? जैसे ही मरीज आया हमारे दिमाग में दवाई आएगी, ठीक है। अब ये फास्ट केस तो नहीं था, लेकिन ये फेक केस है, ठीक है। फेक केस कैसे है? मतलब मैंने तो अपनी पूरी मेहनत करी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने उसके सिम्टम जैसे बता रही थी, लेकिन ये जो पेशेंट हमारे पास आई जब ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं क्योंकि पल्स पे थोड़ा काम करता हूँ और मुझे पल्स देखने की आदत है, तो हर एक पेशेंट की पल्स जरूर देखता हूँ, उससे बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। मतलब अब हम जैसे स्टेज पे है उसमें हम आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी मैं पल्स देख करके पता लगा लेता हूँ। ये आयुर्वेद यूनानी का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपीडी में बैठाया, उससे पूछा, तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा तुमने जो भी बोला है वो सब कुछ झूठ है। तो वो हैरान हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। कि नहीं ऐसे ही है। जब मैंने पूरा केस लिया तो सब कुछ झूठ था, सब कुछ। और आप लोग शॉक हो गए कि ये जो लड़की है ये होम्योपैथी स्टूडेंट, वो अपने मेडिकल कॉलेज में है, ये भी नहीं बताऊंगा कौन से कॉलेज से, अपने मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर के पास गई, उसने अपना केस प्रेजेंट करा, सब कुछ दिया, लेकिन उसने पहली बार मुझसे कहा कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये झूठ था? तो मैंने कहा बेटा क्योंकि फिजिशियन को सब कुछ पता है, क्योंकि एफोरिज्म 3 में यही बताया गया कि आपको वो मैच करना है। कि जब हम सोच पा रहे हैं कि सीपीआर है, मतलब सर सोच पा रहे हैं सीपीआर है, वो सीपीआर नहीं है और वो सीपीआर से ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो जनरली कभी भी ऐसे पेशेंट, क्योंकि पीसीओएस के केसेस में हम लोग बहुत सारी ऐसी फीमेल से मिल चुके हैं जो कभी भी अपने सिम्टम को बताती नहीं। एक फीमेल ने तो 3 साल बाद हमें क्लू दिया है, 3 साल बाद, और 3 साल बाद जब उसने क्लू दिया तब वो ठीक होने लगी। अब कैसे निकलवाओगे? ये आपका एक एक्सपीरियंस काम करता है। तो इसकी मैं हमेशा ये सोचता था कि पेशेंट बहुत झूठ बोलता है, पीसीओएस का खासकर। जब हम लोग वेबिनार्स कर रहे थे तो डॉक्टर एनसी चटर्जी सर हैं, 82 ईयर की एज हो गई है, गंगानगर में कॉलेज में है, तो हमने उनका एक वेबिनार कराया। वो वेबिनार क्योंकि कोविड के टाइम पर फ्री चल रहा था सब कुछ, तो हमने सबसे ज्यादा कोविड उस समय वेबिनार कराए थे। उनका वेबिनार शुरू हुआ 9 बजे और मैं देखा था कि उनकी स्पीड जो है वो 12 बजे तो बढ़ी 82 ईयर की एज में, और उन्होंने लगभग 2:30 बजे तक हमें पढ़ाया, 2:30 बजे तक, क्योंकि जूम उस समय हमारे पेड थे, सारे हमने सेशन लिए और उन्होंने 3 दिन वो सेशन लिए। रात को जब 2:30 बज गए तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर पेशेंट जो झूठ बोलते हैं उनके लिए क्या करना है? तो उन्होंने मुझे पता इतने प्यार से समझाया, उन्होंने कहा कि ये भी तो पेशेंट का एक सिम्टम है, अगर वो पेशेंट झूठ बोल रहा है तो ये भी तो पेशेंट का एक सिम्टम है, और उस ऐसे पेशेंट के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम से बढ़िया कोई भी दवाई नहीं है। फिर मैंने अर्जेंटम नाइट्रिकम को जब पढ़ा तो पता लगा कि उसके मेंटल्स कहाँ तक पहुंचते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी पेशेंट है जो वाकई में झूठ, और वो मेरे से नहीं,
जो हॉस्पिटल के लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उनसे भी झूठ बोल रही थी, और वो सिर्फ इसी एक अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की डोज पे ठीक हुई। इसकी पूरी जो वीडियो है ना, उसमें इसने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। हमने उसका फेस लगा हुआ, आप चल नहीं रही, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो इसने पूरा वैसे ही बयान किया है कि मैं सर के पास गई और उन्होंने ये बात पकड़ी कि मैंने झूठ बोला और वो इसी एक डोज से ठीक हुई। तो हमेशा हर एक चीज को लेकर के कभी भी दिमाग में एकदम मेडिसिन मत लाओ। जो हम लोग जनरली करते हैं ना कि बस सिम्टम बोले, बहुत सारे तो ऐसे होने लगे हैं। अच्छा भाई ट्रेन में जा रहे हैं, यार ये कौन हो सकता है, ये लाइपोडियम में काले, अरे भैया नहीं सोचो, हो सकता है चलते वो किसी का जूता टूट रहा हो, वो ऐसे टेढ़ा चल रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है वो लंगड़ा है ना। तो कभी भी ये मत सोचो कि भाई शक्ल देख करके दवाई देंगे, उनके सिम्टम वगैरह समझो, पहले वो एक्सपीरियंस लाओ, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंसेस आएंगी। तो इसलिए जनरली एक सिंगल सिम्टम पे मेडिसिन तो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, और ना ही कभी ये सोचना है। सिर्फ मेडिसिन के बारे में जब ही सोचना है जब आप अपनी ओपीडी में बैठे हो, सिर्फ जब आप अपने क्लिनिक के लिए आप अपने, इसीलिए डॉक्टर हैरीमैन ने थर्ड ऑफिस में सबसे पहली लाइन ये लिखी, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव, और परसीव कहाँ कर पाएगा, अपने क्लिनिक पे। आज मुझसे बैठ करके अभी मैं इनकी दवाई बताने लगूं तो ये तो मेरी बेवकूफी है ना, क्यों, क्योंकि मेरी परसीविंग की जगह वो नहीं है। तो अपनी सीट की रेस्पेक्ट करो, अपनी जगह की रेस्पेक्ट करो, कभी भी पार्टीज में कहीं भी ओपनली कोई प्रिस्क्रिप्शन मत दो, बताओ उनको। मैं सीधे कहता हूँ, जैसे आते हैं हमें पार्टी में, डॉक्टर साहब दाने बहुत हो रहे हैं, तो मैं सीधे जवाब देता हूँ, अगर प्राइस होते तो यहीं दिखाते हैं, है ना। ऐसे दुकानदार हैं, कहीं आप खरीदना जाओगे, उनको वहीं पूछने लगेंगे डॉक्टर साहब ये हो रहा है तो क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं तुम्हारे पास सामान खरीदने आया हूँ, मैं आया हूँ ना, तो ऐसे ही तुम्हें आना पड़ेगा। तो अपनी सीट की रेस्पेक्ट हमेशा करनी है, ओपनली प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी। नाउ एक 16 ईयर की फीमेल हमारे पास आई, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन को लेकर, स्पेशली फ्रॉम द हिल्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एट एज ऑफ 12, वेरी इंटेलेक्चुअल, कीन ऑब्जर्वर, स्मार्ट थिंकिंग एंड सॉफ्ट स्पोकन। कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में नहीं है। मेडिसिन बताओ, काउंसलिंग किसने बोला? अभी कोई जरूरत ही नहीं है मेडिसिन की। हाँ, अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक तो पहुँच ही गए। जब हम आपने उसके ड्रीम्स तक को बात कर ली, ये हम लोग कुछ काम करके देखें। मतलब मुझे लगा कि जब क्या होम्योपैथी की क्या जरूरत है, जब आपको उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की सारी चीजें बता दी है, तो आप वहां तक क्यों पहुंच रहे हो। तो हमने इस केस में, आप ऑडियो देखा हो, अगर ऑडियो चलेगा तो निशान, तो तुम्हारी बात सच हो गई। अभी आज की डेट में लड़की जर्मनी में बहुत बढ़िया से, हमने इसको किसी भी मेडिसिन के काम कोई जोड़ नहीं दिया, सिर्फ काउंसलिंग। तो जिसने काउंसलिंग वर्ड बोला था उसके लिए तालियां। तो ये जरूरी नहीं, सेम रिपोर्ट के साथ आई, ए वेल डिफाइंड लॉब्यूलेटेड सिस्टिक लीजन विद इंटरनल माइल्ड थिक सेपरेशन नोटेड इन लेफ्ट एडिनेक्स एरिया appears to be arising from left ovary. No evidence of solid components in ovaries are not declinated separately. Size of lesion approximately 10 by 9 by 8 centimeter. तो मैं कहता हूँ इतनी बड़ी स्टडी लेकर के तुम क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो फिर और कहाँ जाएंगे। मतलब अगर किसी हम रेडियो डायग्नोसिस से ये एक्सपेक्ट करेंगे भैया तुम हमें ये बताओ कि ये है या नहीं, और वो भी अपने आप को क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, तो फिर तो हम किसके लिए जाएंगे। Why discharge for vagina occasionally? Desire for chocolates and sweets. Fear food, especially for security of children. Dream of snakes, multiple black color or fear. जो हम नहीं पा रहे हैं सपने में, तो अलग में थे। तो इससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन और किस पैथोलॉजी में मिलेगा। Now, जनरली हम लोग काम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसी सेम डायग्नोस्टिक लैब पे भेजूं। सेम मशीन यूज होनी चाहिए, सेम रेडियोलॉजिस्ट को ये पता लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने पहले ये देखा और अब ये नहीं है। इसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं रेडियल स्टोन्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट ये मानने को तैयार नहीं कि रेडियल स्टोन होम्योपैथी से निकल गया, और वो कहते हैं हाँ थोड़ा साइज तो छोटा हुआ है लेकिन अभी है, ऐसे कह के बेचते हैं पेशेंट को। तो उनको एक फियर है अपने माइंड में कि यार होम्योपैथी ने गड़बड़ ही कर दिया। ऐसे ऐसे केसेस तो हम सेम लेबोरेटरी पे देते हैं, और लगभग 8 मई 2016 की बहुत टाइम लगा
इसको नॉर्मल है, इसलिए मैं पेशेंट को भी धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन उसमें हो रही होगी आप लोगों को कि मैंने एक छोटा सा केस बताया, लेकेसिस बता दी, रिपोर्ट दिखा दी, ठीक हो गया, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा? क्योंकि जब मैं उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ओवरी के पास में कुछ है या उससे अंदर है या उससे अटैच कर रहा है, उनको भी कुछ नहीं पता है। जब भी कभी आपके पास कोई भी ओवेरियन सिस्ट का पेशेंट आएगा और खासकर ऐसी जो हेमरेजिक सिस्ट है, तो यहाँ पे पैथोलॉजी याद आती है, यहाँ पे फिजियोलॉजी काम आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सिस्ट रप्चर होगी ओवरी से तो 2 या 3 कंडीशन बनेगी। नंबर 1, तो जब भी रप्चर होगी तो या तो वो ट्यूब के दौरान ड्रेन हो जाए और वो यूट्रस से बाहर निकल के आ जाए जो डिस्चार्ज के थ्रू होती है, या फिर वो फट करके पेरिटोनियल कैविटी में आ जाए, ठीक है, या वो सूख जाए। 3 ही तो कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन है नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा नेक्स्ट सिम्टम लेकर के, तो आपको कैसा रिप्रेजेंट करना है, आपको कौन सी एक्यूट आने वाली है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि रप्चर हो गया लेकिन वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर पेरिटोनियल कैविटी में चला गया तो ये सीधे पेरिटोनाइटिस करेगा और सीधे लेप्रोटमी और आपके हाथ से केस खत्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पेरिटोनियम में भी चला गया तो भी आपको उस समय उस एक्यूट रेमेडी का ध्यान रखना है जो इंडिकेटेड आ रही है। और मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी आपकी जो मेडिसिन परफेक्ट होगी उसका हमेशा एक्यूट वही आएगा जो उसकी एक्यूट मेडिसिन है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लेकेसिस की कुछ और आ जाए या कोई अलग मेडिसिन आए, जनरली ऐसा नहीं होता। जब भी कभी एक्यूट आएगा तो सेम उसी का ही एक पैटर्न फॉलो करता है। तो यहाँ भी इस केस में यही हुआ कि पेशेंट ने मुझे रात को 2 बजे ये बताया कि मेरे एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन हो रहा है। मैंने उसी में अपने घर में बुलाया, मैंने कहा यहीं आओ, यहीं दवाई देते हैं क्योंकि केस हमारे लिए जरूरी है। तो हमने उसको बेलोडोना 6 पे रखा, ऐसा के साथ वो पेन भी ठीक हो गया और वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, लेकिन उसको टाइम लगा, सीधे ऑपरेशन पे नहीं भेजा। ये भी पेशेंट का हमें धन्यवाद करना चाहिए जो हमें इतना टाइम देता है। एक और पेशेंट सर आयोजकों से वो है गुजारिश, 10 मिनट पहले बताना जब भी खत्म करना हो, वरना मैं चलता ही रहूंगा। 25 ईयर की फीमेल आई हमारे पास, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इरेगुलर मेंसेस थी आफ्टर मैरिज, पेन इन नेक रेडिएट टू राइट हैंड सिंस 2 महीनों से, प्राइमरी इनफर्टिलिटी 4 सालों से। 10 साल पहले कभी मलेरिया हुआ था, मदर को आर्थराइटिस, फादर को डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। फिजिकल्स में चिली पेशेंट थी, टॉल, माइल्ड ओबीज, एपेटाइट इंक्रीज, डिजायर फॉर डार्क चॉकलेट, स्वीट्स एंड कर्ड, कॉन्स्टिपेटेड थी, अनसैटिस्फैक्टरी स्टूल थे। मेंटल्स में अगेन डिस्टर्ब स्लीप, लाइंग ऑन एब्डोमेन, फिर आप कहोगे ये वही मेडिसिन नहीं, ऑलवेज फियर ऑफ अप्रोचिंग एंड बीइंग टच, देयर सुसाइडल थॉट्स एंड अटेम्प्ट 3 टाइम्स। अब मेडिसिन चेंज होगी ना, अब भी मेडिसिन चेंज होगी। नाउ सेक्सुअल हिस्ट्री में नो डिजायर फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, अवर्जन हो गया, एलएमपी उसकी ऑलरेडी डेटेड है। मेन सिम्टम मेरी कोई सुनता नहीं है, हाँ वहाँ तक आ रही थी। हमें इस केस को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा और ये जब भी आती थी ना सर मेरे से ये बोलती, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं इस बात को इग्नोर ही कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हो सकता है कि मैं उसको कभी परसीविंग के माइंड से बैठ ही नहीं रहा हूँ। लेकिन एक दिन मुझे लगा, मैंने कहा क्या है सोनाक्षी क्यों ऐसा कर रही हो, तो वो कहती है कि नहीं सर मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैंने कहा जरा बुलाओ हस्बैंड को बुलाओ और देखो मदर इन लॉ को बुलाओ। सब कहें कि सर इससे ज्यादा किसी सुनी नहीं जाती। सबने यही कहा, पेशेंट का बस यही सुनता हूँ कि मेरी कोई नहीं सुनता। मैंने कहा भाई बहुत सारी हमने मेडिसिन दी, इवन सिंगल डोज से लेकर के हमने जो भी पॉलीफार्मेसी भी करनी थी वो भी हमने करी। मैं तो बिल्कुल स्टेज को खुले बोलता हूँ कि प्राइमरी पेशेंट है, जब तक आप कोई उसका बहुत पीक्यूलर सिम्टम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जब तक सिंगल मेडिसिन बहुत सारे काम नहीं करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको हर बार मैं सिंगल मेडिसिन पे केस दिखाऊंगा। नाउ हमने ऑलरेडी लेग कैन, बोविस्टार, पूजा, कैलकिरिया फॉस्फोरस, मेड्रोनम जैसे सबने बोला, सब करने हैं और फाइनली हमें सिंपली 3 ही मेडिसिन पे आना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ मेडिसिन का तरीका अलग था। मैं जनरली जब भी कभी ऐसे पॉलीफार्मेसी करने का मन आता है तो मैं क्या करता हूँ,
कि इसका एक सीक्वेंस बनाता हूँ। मैं कभी भी इन तीनों दवाइयों को या कोई भी 2 दवाइयों को मिक्स नहीं करता। मैं उनको अपना काम करने के लिए एक टाइम देता हूँ। जैसे एक दिन मैंने उसको नेटरमियो पे रखा, एक दिन सीपीआर पे रखा और एक दिन पल्सविला पे, और ऐसा हफ्ते में 3 ही बार करा। फिर अगले हफ्ते फिर वैसे ही से, मतलब बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 3 दिन हमने इस मेडिसिन पे रखा और उसके बाद वो एसएल पे चलती रही। और ऐसा लगभग हमें 2 या 3 महीने करना पड़ा और ये केस सिर्फ इन्हीं चीजों पे सॉल्व हो गया। तो कोई भी पैथी में कोई भी चीज बुरी नहीं होती। किसी भी पैथी में बात करो, आपको जरूरी नहीं है कि जो लॉज हैं वहीं पे चलना है, क्योंकि आपको अपनी पेशेंट का हित भी देखना है। और पेशेंट आपके पास बहुत भरोसे से है। अगेन उसकी वीडियो है नहीं, लेकिन वो आपको बताती है, मेल बॉय है बढ़िया सा, जो पिछले 4 सालों से परेशान थी, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन इस 3 साइड मेडिसिन पे ठीक हो गई, और जो सबसे कॉमन मेडिसिन है किसी भी फीमेल के लिए। अगेन एक 25 ईयर की फीमेल, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के साथ, हेयर फॉलिंग, जनरलाइज्ड वीकनेस फॉर 6 मंथ, ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस ऑफ पीसीओडी। सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हमें मिली इसमें स्मॉल जॉइंट पेन की, क्योंकि बहुत को वो भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी है, तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स भी साथ में रहते हैं, तो वो हमारे पास केस भेज देते हैं। स्मॉल जॉइंट, डल पेन स्पेशली इन द मॉर्निंग, इरिटेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट में बहुत क्यूर थी। तो जहाँ टाइम मैनेजमेंट के पिकुलर की बात आती है तो कौन सा ग्रुप आ जाता है? है जी, काली। टाइम मैनेजमेंट में जब भी कभी मेडिसिन पर सोचना हो तो सबसे प्राइम जो है वो काली ग्रुप है। और ये मेडिसिन जब हम पेन पर आए तो सिर्फ काली बाइकोम से ही हुई। तो कितना टाइम लगा था? 5 मिनट भी लगे ना। तो हमें क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हमें ठीक करने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पूछनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। काली बाइकोम 30 for 1 month based on the symptomatology with a dosage of 4 pills। यहाँ पे पिल्स की बात आई। जब यहाँ पे हमने पिल्स की बात आई तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ पिल्स पे जो कंपनी वाइज था। कंपनी वाइज मतलब अभी तक आपको सबसे बेस्ट, क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, लेकिन हेप्को के जो ग्लोब्यूल है वो आज भी सबसे बेस्ट है। वो आपको बहुत सफेद नहीं